हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं फ्रेंड्स? होपफुली आज बहुत अच्छे होंगे। मौसम भी आज फिलहाल बहुत अच्छा हो गया है और यहाँ पर हम करेंगे शैक्षिक मूल्यांकन के अति लघु उत्तरीय प्रश्न। और इस बार ये चीज़ें यहाँ पर आपको फ्रेंड्स अब की बार इस सेमेस्टर की जितनी भी पढ़ाई वो आपको अपने बल पे इस बार करनी होगी, क्योंकि मेरा सपोर्ट इस बार आपको नहीं मिल पाया बिल्कुल भी। जितना मैं कोशिश की बट चीज़ें नहीं हो पाई। फोर्थ में ऐसा नहीं होगा क्योंकि पहले से प्री प्लान चीज़ें कर पाऊँगी, उम्मीद तो यही है फिलहाल। लेकिन तत्काल का देखते हैं, जितना कोशिश हो पाएगी उतना मैं 10 दिन में कोशिश कर रही हूँ कि हर चीज़ें कर पाऊँ। इस बार चीज़ें ऐसी फिक्स्ड हो चुकी हैं और अनएक्सपेक्टेड डेट आ चुकी है। ना मैं डेट बदल सकती हूँ, ना ही शेड्यूल चीज़ें बदल सकती हूँ जो घर में है। इस वजह से कोशिश है कि मैं पूरा ट्राई करूँ, बट हो नहीं पा रहा है। फिर भी आज मैंने वक्त निकाला कि चीज़ें आप ले कर पाऊँ। चलिए आज शुरुआत करते हैं इस क्लास की। बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। यह है शैक्षिक मूल्यांकन आपका पवन सीरीज से, और हम इसके क्वेश्चंस कर रहे थे आपके अति लघु उत्तरीय और फटाफट में ऑब्जेक्टिव और लघु उत्तरीय वाले। ये तो ज़रूर से ज़रूर करवा दूँगी, इतना मुझे क्लियर है। चलिए फिर देखते हैं कहाँ तक हमने किया। हमने 16 का प्रश्न हम लोग कर रहे थे, मुझे जहाँ तक लास्ट क्लास में याद है हम लोगों ने यहाँ के आसपास के प्रश्न किए हुए थे। रिमेंबर दैट शैक्षिक मूल्यांकन का परीक्षण ज्ञानात्मक भाव, मुझे जहाँ तक याद है कि हमने यहाँ तक हमने प्रश्न को कर लिया था लास्ट क्लास में। आइए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, क्रियात्मक शोध में परिकल्पना का अर्थ क्या होता है? ये भी 16 में पूछा गया प्रश्न है। तो परिकल्पना से तात्पर्य उस क्रिया विधियों से है जिनके द्वारा समस्या को समाप्त करने के लिए प्रयत्न किया। परिकल्पना का मतलब यहाँ पर क्या है कि हमसे कोई चीज़ हो रही है या हम कोई काम करने जा रहे हैं तो हम एक पॉजिटिव और निगेटिव दोनों फीडबैक लेके चलते हैं। अगर पॉजिटिव हो गया तो अच्छा, नहीं हुआ तो वेल एंड गुड, सो दिमाग में रहता है। तो परिकल्पना चीज़ें परिकल्पित ऐसी होती है कि हमारे दिमाग में कल्पना या धारणाएं पहले से रहती हैं कि अगर चीज़ें हो गई तो ठीक है, नहीं हो गई तो हम उस समस्या को, अगर जैसे भी जो भी प्रॉब्लम्स आएगी, जो भी रुकावटें आएंगी, उनको समाप्त करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास ज़रूर करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन है, शिक्षा में नवाचार से क्या मतलब है? ये भी 16 में पूछा गया प्रश्न है। नवाचार का मतलब होता है नई नई चीज़ें, ठीक है, नया संचार, नया तरीका, नए तरीके से, नई विधि से, नई तकनीकी से। तो पूर्व स्थित विधियों में नवीनता का संचार करना। कोई चीज़ पुराने तरीके से चला आ रहा है, आप भी उसी तरीके से करने की वजह से उसमें कुछ नया ट्विस्ट डालते हैं तो काफ़ी अच्छा और रोचक हो जाता है और काम भी आसान हो जाता है। दूसरा हो गया। तीसरा दिया है जो कि 2017 में पूछा गया प्रश्न है कि मूल्यांकन का लक्ष्य स्पष्ट करिए। जो मूल्यांकन हो रहा है उसका लक्ष्य क्या है? तो मूल्यांकन का जो लक्ष्य है वो अभिप्रेरणा, अधिगम में वृद्धि। सबसे मूल्यांकन का मेन मकसद क्या है? अधिगम में वृद्धि। इससे अधिगम में वृद्धि करवाना होता है बच्चों की, उनकी जो क्वालिटी है, जो पढ़ाई लिखाई में दिक्कत है, या जो भी चीज़ें क्लासिफिकेशन है, चयन है, या जो सहायता एक प्रकार से हम उनको दे सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं, उनका उपचार कर सकते हैं। जहाँ पर उनको बाधा आ रही है वो हम मूल्यांकन के थ्रू ही जाँच करके उनको बता सकते हैं कि यहाँ पर बच्चे में ये प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन दे सकते हैं। तो ये भी 17 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट, मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष को बताइए। मूल्यांकन में भाव वाले जो पक्ष हैं वो क्या हैं? तो भावात्मक पक्ष को कहेंगे कि विद्यार्थी के भाव और रुचियों को ध्यान में रखते हुए मूल्यांकन करना चाहिए। कि जैसे हम कोई मूल्यांकन कर रहे हैं तो हमको उस बच्चे का कैसे, ज़रूरी नहीं कि मूल्यांकन हर बार उसके रिजल्ट से ही करें। कभी कभी मूल्यांकन हम उसके भाषा से, उसके बिहेवियर से, बर्ताव से, उसके रहन सहन से, उसकी सोच से भी करते हैं। तो हमको उसके भाव को, उसकी रुचियों को एक किसी पॉइंट पे उस बच्चे का क्या दृष्टिकोण है, किसी दूसरे का क्या दृष्टिकोण है, जब हम इन चीज़ों का पक्ष का मूल्यांकन भाव को सम्मिलित करके करते हैं तो वो मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष हो जाते हैं। नेक्स्ट है, मूल्यांकन के अंतर्गत संज्ञान सागामी पक्ष से आपका क्या तात्पर्य है? तो मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष के में कहते हैं कि भावात्मक और कौशलात्मक और व्यवहारात्मक, ये जो 3 पक्ष में, इधर बड़े बड़े 3 पक्ष है, भाव वाले, कौशल वाले, व्यवहार वाले, इस जिसे संज्ञान सागामी पक्ष का, ये संज्ञान के सागामी पक्ष होते हैं, यानी कि संज्ञान के साथ साथ चलते हैं। हम इनमें क्रिएटिविटी वाले कार्य भी करते हैं और ये पक्ष भी उसमें सम्मिलित होते हैं, जिससे क्या होता है कि सभी पक्ष पर नज़र रखते हुए हमारा बच्चों का छोटा मूल्यांकन किया जाता है। इसी के साथ नेक्स्ट, मूल्यांकन में युग्म मूल्यांकन को स्पष्ट करिए। युग्म का मतलब जोड़ा होता है। तो कह रहे हैं कि ये 17 में पूछा गया प्रश्न है कि युग्म मूल्यांकन छात्र छात्राएं परस्पर एक दूसरे का सफलतापूर्वक मूल्यांकन कर सकते हैं। इसमें दोनों लोगों का बराबर तरीके से मूल्यांकन हर एक पहलुओं पर किया जाता है। सतत मूल्यांकन का क्या आशय है? ये भी 17 में पूछा गया। सतत का मतलब लगातार, कॉन्टिन्यूअस। वह मूल्यांकन एक ऐसा मूल्यांकन जो सीखने सिखाने के साथ साथ सीख भी रहे हैं, टेस्ट भी हो रहा है, सीख भी रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं, विद्यार्थी के अनुभव में क्या चेंजेस आ रहा है, क्या परिवर्तन आ रहा है, उसको लगातार भी आंक रहे हैं, देख रहे हैं। तो ये सीख भी रहे हैं, चेंजेस भी देख रहे हैं। तो ये सतत मूल्यांकन से यही मतलब होता है कि हम सीखते हुए भी चल रहे हैं और मूल्यांकन भी साथ साथ करते चल रहे हैं। नेक्स्ट, व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? ये 17 में पूछा गया प्रश्न है। तो व्यापक मूल्यांकन यानी कि बड़ा मूल्यांकन।
उद्देश्य में विद्यार्थी के जितने संज्ञान वाले, भाव वाले, कौशल वाले, व्यवहार वाले सारे पक्ष इसमें सम्मिलित होते हैं और सभी पर ध्यान दिया जाता है। सभी पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, उनको ज़्यादा जांचा जाता है कि क्या यह गुण इस बच्चे में है कि अन्यथा नहीं है, इस बच्चे में है अन्यथा नहीं, इस बच्चे का क्या इंटरेस्ट है, उस बच्चे का क्या इंटरेस्ट है। तो ये सारे पहलू, छोटे छोटे जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनको उसमें सम्मिलित करके जाँच पड़ताल की जाती है। नेक्स्ट है बच्चों की शैक्षिक अभिवृद्धि से क्या अभिप्राय है। बच्चों की शैक्षिक अभिवृद्धि, उससे क्या मतलब है। तो कह सकते हैं कि बच्चे की अभिवृद्धि का अर्थ है, बच्चे की जो अभिवृद्धि ग्रोथ होती है उसका ये अर्थ होता है कि बालक में जो है समझना कि ग्रोथ के लिए क्या क्या चीज़ें, जैसे भार में ग्रोथ हो रही है और शरीर की संरचना है उसमें क्या चेंजेज आ रहा है, आंतरिक और मस्तिष्क में क्या चेंजेज आ रहा है। शैक्षिक अभिवृद्धि का मतलब ये समझना कि शारीरिक पक्ष को भी लेके चलो, मानसिक पक्ष को भी लेके चलो, भाव के पक्ष को भी लेके चलो, कौशल के पक्ष लेको, क्योंकि शरीर के जो भाग हैं अगर शारीरिक स्वस्थ हैं तो मानसिक अच्छा चलेगा, मानसिक अच्छा चलेगा तो आपका रहन सहन, बुद्धि, विवेक सब कुछ सही चलेगा और आप उस पर पढ़ाई में मन लगाओगे। तो शैक्षिक अभिवृद्धि से यही मतलब होना चाहिए कि हम अगर शारीरिक स्वस्थ हैं, मानसिक स्वस्थ हैं तो हर एक चीज़ बढ़िया तरीके से होगी, तर्क करने की क्षमता होगी, याद रखने की क्षमता होगी, सीखने की क्षमता होगी, बच्चा सही से काम कर पाएगा। तो ठीक है, तो ये कुछ प्रश्न ऐसे आपके सिलेबस में इस बार के देखने को मिलेंगे जिनका आप अच्छा सा उत्तर खुद लिख पाएंगे। मूल्यांकन में जोड़ा बनाने वाले जो प्रश्न होते हैं उनसे क्या मतलब है। जोड़ा बनाने वाले प्रश्नों का मतलब है कि 2 या 2 से अधिक एक सूची में दिया गया हो, वाक्यांश में 2 सूचियाँ दी गई हो या आपको 2-2 ऑप्शंस दिया गया हो, तो मैच द कॉलम वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो चीज़ें होती हैं, या आपको एक चीज़ के ऑप्शंस के लिए 2-2 चीज़ें ऑप्शन में दी गई हो, एक क्वेश्चन के लिए चूज़ करने कुछ हो, तो वो चीज़ें जो है जोड़े में होती हैं। आगे बढ़िए, क्रियात्मक शोध का क्या उद्देश्य होता है। क्रियात्मक शोध का मतलब है कि पढ़ाई लिखाई के जगत में जो शिक्षा का जगत है, लोगों के द्वारा जो बनाया गया है, वहाँ पर विद्यालय की जो परिस्थितियाँ हैं, वैज्ञानिक पद्धति है, उनमें काम करके समस्याओं का समाधान निकालो। क्रियात्मक मतलब क्या है, कुछ क्रिया करो, कुछ काम करो, जो प्रॉब्लम है काम करते हुए शोध करो, तो वो हमारा क्रियात्मक पक्ष में आता है, जो हम एक्टिविटी करके करते हैं। क्रियात्मक शोध से क्या उद्देश्य है, तो ये था उद्देश्य मतलब जो समस्या के समाधान है वो क्रियाओं को करते हुए आप उसको खत्म करो या हटाओ या उसका उपाय निकालो। क्रियात्मक शोध का मतलब है कि उससे ये तात्पर्य कि जो व्यवहारिक तरीके हैं, जैसे विद्यालय संबंधी लोग के अनुभव में जो समस्याएं आ रही हैं या जो नए तरीके से काम हो रहा है उन समय क्या तो उसको आप शोध करो, उसको सोचो, उस पर कुछ क्रिया करो, प्रतिक्रिया करो, लोगों के कुछ पॉइंट्स को लो, कुछ स्वयं करने का प्रयास करो, कुछ नए तरीके से करने का प्रयास करो, तो वो चीज़ें आपकी क्रियात्मक शोध के अंतर्गत आती हैं, जो कि 2017 में दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। न्यायदर्शा क्या होता है। न्यायदर्शा क्या होता है, तो इसका मतलब ये है कि किसी जनसंख्या के चुने गए उस छोटे से खंड या समूह से है जिसका चुनाव, जिसका सिलेक्शन इस प्रकार से हम करते हैं कि संपूर्ण जनसंख्या का पर्याप्त एक प्रतिनिधित्व करता हो। ठीक है, जहाँ पर आपको सारी चीज़ें एक सामूहिक रूप में मिले, जनसंख्या के हिसाब से देखता हो, संपूर्ण का देखा जाए, हर नज़रिए को देखा जाए, अपने अपने प्रतिनिधित्व का प्रकटीकरण हो, तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत शामिल होती हैं। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट, क्रियात्मक शोध के उपकरण क्या क्या हैं, ये भी आपके 17 में पूछा गया। यानी कि क्रियात्मक शोध आप देख रहे हो एक अच्छा और इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार लगातार 17 में तो बहुत भर भर के क्वेश्चन आए हैं इसके। क्रियात्मक शोध के उपकरण के रूप में हम कह सकते हैं अवकलन से ऐसा तात्पर्य हम मानते हैं कि जहाँ पर शोध में ली जाने वाली जो भी चीज़ें उसमें सम्मिलित होती हैं वो उसके उपकरण में शामिल होती हैं, वो चाहे वांछित व्यवहार करके आपको चीज़ों को बता रही हूँ या आपको अवांछित चीज़ों से वो चीज़ों को परिचय करवा रही हूँ, जहाँ पर हम लोगों का व्यवहार, अवलोकन, जाँच पड़ताल कार्य ऐसे संबंधित विभागों को प्रकट करते हैं। आइए इसी के साथ आगे, क्रियात्मक शोध के अंतर्गत प्रदत्त विश्लेषण से क्या आते हैं। तो क्रियात्मक शोध के अंदर उपकरण के माध्यम से एकत्रित प्रदत्तों का निष्कर्ष प्राप्त करना, जो हमको एक लास्ट में उदाहरण उसके स्वरूप निष्कर्ष मिलता है, कंक्लूजन मिलता है, या सांख्यिकी डाटा जो होता है उसमें विश्लेषण करना, वो चीज़ हमारा क्रियात्मक शोध के विश्लेषण के अंतर्गत आता है। क्योंकि हम जब कोई काम करते हैं, काम करने के बाद हम एनालिसिस करते हैं, अच्छा ये ग्रोथ हो गई, ये टारगेट अचीव कर लिया, इतना काम कर लिया, इस टारगेट यहाँ तक। हम लोग जैसे प्रोजेक्ट चलते हैं 6-6 महीने के चलते हैं, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं कि 2-2 हाथ लगाए रहते हैं, तो एक डेली वाला काम छोटे मोटे रहते 6 तो उसमें अच्छा इतना महीने का गोल हम कर ले रहे हैं, इसके आगे वाला तुम, उसके आगे वाला फिर बैक करके, तो ऐसे एक सांख्यिकी का डाटा प्रिपेयर किए रहते हैं। तो वो चीज़ें आपके क्रियात्मक शोध के विश्लेषण के अंतर्गत आती हैं। शून्य परिकल्पना क्या होती है। शून्य परिकल्पना का मतलब होता है इस एक प्रकार से नकारात्मक परिकल्पना, जिसकी शून्य का मतलब कुछ नहीं होता है, जिसका अर्थ ही है कुछ नहीं, तो वो नेगेटिव तो होना ही होना है।
जिससे हम मानकर चलते हैं कि दो चरों में कोई संबंध नहीं है, दो समूहों में किसी विशेष चर के आधार पर कोई अंतर नहीं है। ठीक है, जहाँ पर नकारात्मक परिकल्पनाओं की बात की जाती है और उस परिकल्पना के बेस पे कोई चीज़ की आधार या नींव रखी जाती है, वो शून्य परिकल्पना होती है। क्रियात्मक शोध की दो विशेषताएं बताइए। तो आप बता सकते हैं कि हम समस्याओं का समाधान कर सकते हैं अनुभव के आधार पर। हम वातावरण में बिना किसी नियंत्रित परिस्थिति में उत्पन्न किए गए संपन्न की, मतलब देखो सिंपल सा है। क्रियात्मक शोध का मतलब है कि हम सही निर्णय लेके उस पर काम करके परिकल्पनाओं से ऊपर उठकर हम उसका सलूशन और निर्धारण कर सकते हैं, जहाँ पर हम चीज़ों को सीख पाएँ और कार्य को कर पाएँ। ठीक है, आगे आइए। नवाचार से क्या मतलब होता है? तो नवाचार किसी नवीन कार्य को करने का एक तरीका, एक नया ढंग होता है, जहाँ पर हम शिक्षा के क्षेत्र में, पढ़ाई लिखाई के काम के हर एक फील्ड में नए तरीके से काम करते हैं, नई चीज़ों को सम्मिलित करते हैं, नए भाग को, नए अंश को, नई चीज़ों को, नई तकनीक की, नई पद्धति को डालकर पुराने से अनुभव लेकर कुछ नया उसमें बनाकर अच्छा प्रदर्शित करते हैं। क्रियात्मक शोध के दो प्रमुख उपकरण क्या है? तो एक अवलोकन करना है। क्रियात्मक शोध के बहुत ही उपकरण जहाँ पे चीज़ों को अवलोकित किया जा रहा है और जांच पड़ताल करके काम किया जा रहा है। चलिए, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते इसी के साथ, शोध को प्रकट करिए। तो क्रियात्मक शोध में क्या होता है कि एक व्यवहारिक रूप है जो विद्यालय से संबंधित लोगों के साथ जुड़ा होता है, उनके अनुभवों से संबंधित होता है, और जो समस्याएं आती हैं उनको चाहे हम वैज्ञानिक तरीके से सॉल्व कर रहे हैं या खुद से प्रयास करके सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं, हमें अल्टीमेटली गोल का रिजल्ट चाहिए, वो हमें चाहे जैसे मिले। अच्छे प्रश्नों की विशेषता क्या होती है? अच्छा प्रश्न वह होता है जिसकी शब्दावली सही हो, जो संक्षिप्त हो, जिसका खुद का कोई अर्थ हो, जो उस प्रश्न का कोई उत्तर निकले, उस प्रश्न से कुछ सीखना हो, बच्चे का विकास हो, और क्रमबद्धता होनी चाहिए। प्रश्न बहुत बड़े नहीं होने चाहिए, स्तर के अनुकूल होने चाहिए। तो ये अच्छे प्रश्नों की विशेषताएं होती हैं जो सामान्यतः हम जानते हैं। आगे बढ़िए। कक्षा में बच्चों से प्रश्न क्यों किया जाता है? तो मैं इसके आंसर्स में यहाँ पर लिखा है कि प्रश्न करने से विद्यार्थी की रुचि देखते हैं, तो परीक्षा में जांच पड़ताल करते हैं, नवीन ज्ञान को जोड़ते हैं। प्रश्न करने से क्या होता है कि बच्चा एक्टिव रहता है, पहली बात तो सक्रिय होकर सुनता है, क्योंकि उसको रहता है कि हमसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा, और जब कोई चीज़ किसी से पूछी जाती है तो वो उसके स्मृति पटल में ज़्यादा समय तक रहती है। बच्चा उस चीज़ को सुनता है, को प्रश्न देने के लिए प्रयास करता है कि सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं तो हम भी देंगे, हमसे पूछिए। जिसको आता रहता है बहुत जल्दी हाथ उठाता है। तो प्रश्न पूछने से बच्चों का जो एक मतलब प्रतिभाग होता है वो काफ़ी एक्टिव होता है। बच्चे अच्छे से पार्टिसिपेट करके देते हैं, उनकी मानसिक शक्ति बढ़ती है, नए नए तरीके से देने का सीखते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। परिकल्पना से क्या आशय होता है? तो क्रियात्मक सोच की विशिष्ट समस्या का प्रस्तावित उत्तर जो होता है वो परिकल्पना है। क्रियात्मक शोध के जो हम कार्य कर रहे हैं उसकी जो एक बहुत स्पेशल समस्या है, उसका जो एक उत्तर है, एक निवारण है, वो परिकल्पना है। मूल्यांकन के प्रकार तो मौखिक होता है, लिखित होता है, साक्षात्कार होता है, निरीक्षण के द्वारा होता है, अवलोकन के द्वारा होता है, प्रायोगिक होता है, रचनात्मक होता है, आंकलित होता है। बहुत अलग अलग प्रकार से है जिसको आप लिख सकते हैं। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकताएं क्या हैं? विद्यार्थी में केवल मानसिक विकास का मूल्यांकन करके हम उसको नहीं बड़ा कर सकते हैं। हम उनके सभी पक्षों पर जब तक ध्यान नहीं देंगे, उनके सभी पक्षों पर उनकी जो अच्छी बातें हैं वो, जो गलत बातें हैं वो, जब तक उनको नहीं समझाएंगे, उनको नहीं सिखाएंगे, उनका विकास फिर हो नहीं सकता। मूल्यांकन के पक्ष बताइए। तो संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, कौशलात्मक और व्यवहारात्मक दोनों हैं। तो मूल्यांकन के 3 पक्ष हैं और इन तीनों पक्षों पर आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा और कार्य करने होंगे। नेक्स्ट आइए, प्रश्नों के प्रमुख प्रकार बताइए। तो स्मृति के प्रश्न हैं, विचार वाले प्रश्न हैं, बहुत अलग अलग प्रकार हैं। तुलनात्मक वाले हैं, वस्तुनिष्ठ हैं, लघुत्तरीय हैं, बोध वाले हैं, समस्या प्रश्न वाले हैं, परीक्षण वाले हैं, विश्लेषण वाले हैं। तो आप ऐसे कई सारे लिख सकते हैं। फिलहाल ये प्रश्न आपके आए भी नहीं हुए, सीरीज में दिया है तो हम देख ले रहे हैं। क्रियात्मक शोध की आवश्यकता क्यों पड़ती है? समस्या का सुधारण, एक कह सकते हैं उत्तर लेने के लिए, निकालने के लिए, संबंधित चीज़ों के जांच पड़ताल करके उसका एक सलूशन है, समस्या का निवारण करने के लिए। मूल्यांकन से क्या मतलब होता है? मूल्यांकन से आशय मूल्य के अंकन से होता है। शिक्षा में मूल्यांकन का बहुत उद्देश्य जरूरी होता है, बच्चे के विकास के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये उद्देश्य की सीमा में ज्ञात करने की प्रक्रिया होती है, जहाँ पर हम ज्ञात करके बता सकते हैं कि कितना विकास हो पाया है। शैक्षिक मापन किसे कहते हैं? शैक्षिक मापन एक ऐसी वर्णनात्मक प्रक्रिया है जिससे विद्यार्थी के साथ साथ शिक्षा व्यवस्था संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं हम उनका पूरे अच्छे तरीके से क्रमबद्ध विवरण करते हैं, वर्णन करते हैं, और एक एक पहलुओं पर ध्यान रखते हुए उसका मापन करते हैं। बच्चों को फिर उससे संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं उनको उसके बारे में बताते हैं। शैक्षिक मापन करने से उनकी शिक्षा में सुधार होता है। परीक्षण क्या है? परीक्षण मापन के लिए बहुत ज़रूरी तो होता है, लेकिन एक ऐसा उपकार भी होता है जो वैधता, विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता को बनाए रखता है और पहले से सुनियोजित कर लिया जाता है कि ये चीज़ें वैध हैं, विश्वसनीयता के साथ हैं, इनकी वास्तविकताएं भी हैं जिनका हम प्रयोग करके अपने काम को अच्छे से सुचारू रूप से कर सकते हैं। आगे बढ़िए।
क्रियात्मक शोध का मूल मंत्र क्या है? फ्रेंड्स, क्लास पसंद आई तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। क्रियात्मक शोध के अंतर्गत समस्या का जो तात्कालिक समाधान किया जाता है, जो प्रेजेंट दिक्कत है, जो तुरंत तत्काल की दिक्कत है, हम उनमें चेंज ले आते हैं। इसी कारण से व्यवहारिकता भी अधिक हो जाती है, क्योंकि हम उसी परिस्थिति के अनुसार उसमें चेंज लाने का प्रयास करते हैं। क्रियात्मक क्रिया आप तभी करोगे जब कोई प्रॉब्लम आएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप क्रिया क्यों करोगे, काम क्यों करोगे? तो क्रियात्मक शोध में हम जैसे कोई दिक्कत है तो हम उसमें कुछ काम करके उसका निवारण निकाल रहे हैं। तो ये 18 में पूछा गया प्रश्न है। और एक बात अच्छे, इस प्रश्न को करने से एक बात क्लियर हो गई कि तो क्रियात्मक शोध का जो टॉपिक है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके इस इस चैप्टर में ज़रूर है। मूल्यांकन प्रक्रिया के अंग कौन है? तो शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, बिना उद्देश्य के काम ही नहीं होना। अधिगम की कुछ क्रियाएं भी होनी चाहिए जिस पे आप काम कर रहे हो। व्यवहार परिवर्तन भी हो रहा है नहीं हो रहा है देखना चाहिए। 18 में पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। क्रियात्मक शोध के चरण हैं: समस्या का चयन करना, समस्या को परिभाषित करना, समस्या की सीमांकन देखना, कारणों का पता लगाना, विश्लेषण करना, विचार करना, परिकल्पना बनाना, उपकरण को ध्यान में रखना, विश्लेषण देना, निष्कर्ष निकालना। ये सब इसके चरण होते हैं, तभी हम जाकर एक समस्या को उस परिस्थिति में तुरंत तत्कालिक उसका निवारण निकाल पाते हैं। ये भी आपके 18 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़िए। सतत और व्यापक मूल्यांकन किसके द्वारा शुरू की गई? तो देखिए, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के द्वारा किया गया है, आरंभ किया गया है। तो पहला ये आपका 18 में हो गया। निबंधात्मक परीक्षण के प्रकार बताइए। तो वर्णनात्मक होते हैं जिसमें वर्णन होता है, विचारात्मक होते हैं उसमें विचार युक्त होते हैं, उसमें भावनाएं होती हैं, साहित्य होते हैं, आलोचनात्मक निबंध होते हैं। तो निबंध के कई तरह, आप कई सारे निबंध या किसी भी तरीके का निबंध लिखने को दे दो और उसके बेसिस पे आप क्या है उसका परीक्षण ले सकते हो। ये भी आपके 18 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़िए। उत्तम परीक्षण की विशेषताएं बताइए, यह क्या होती है? तो एक अच्छे परीक्षण का संप्रयोजन उद्देश्यपूर्ण होता है। मतलब परीक्षण का क्या मतलब है कि उसका उद्देश्य फिक्स होना चाहिए। उसमें जो आप उद्देश्य या जो परीक्षण आप कर रहे हो उसमें वास्तविकता होनी चाहिए, उसमें व्यापकता होनी चाहिए, हर छोटे बड़े पहलुओं पर जांच होनी चाहिए, प्रश्न आपके सरल होने चाहिए और प्रश्न आपके सुगम होने चाहिए और विश्वसनीय भी होने चाहिए कि हाँ उस प्रश्न जो आप पूछ रहे हो उसका कोई अर्थ हो, कोई लॉजिक हो। ठीक है, बे पॉइंट के प्रश्न नहीं होने चाहिए। आगे बढ़िए। मापन के प्रकार बताइए। तो शाब्दिक या नामित मापन, ठीक है, 4 प्रकार हैं: क्रमित मापन, क्रमिक मापन, आंतरिक मापन और अनुपातिक मापन। तो इस तरीके से मापन के प्रकार हैं जो कि रीडर 18 में पूछे गए प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्रियात्मक शोध की समय विधि क्या है? तो बीटीसी के लिए 1 महीना है, जो हम जाते हैं वो ये ट्रेनिंग करने के लिए वही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जहाँ पर हमारी चीज़ को अलग अलग अनुभव डेली के लेते हैं। विश्वसनीयता क्या होती है? एक अच्छा परीक्षण विश्वसनीय अगर परीक्षण है तो मतलब उसमें कोई हेर फेर ना हो, कोई विश्वासघात ना हो, कोई बदला बदली ना हो। ठीक है, किसी बच्चे के साथ पक्षपात वाले कार्य ना हो, तो वही विश्वसनीयता है, सिंपल सी बात है। तो ये भी आपके 18 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब इसके आगे और भी है, देखते हैं कितना, काफ़ी बड़ा है ये आपका, बहुत कुछ है फ्रेंड्स। चलिए कोई नहीं, कल मैं इसको और पूरा करवा दूँगी क्योंकि बहुत डिस्टर्बेंस भी हो रही है, मौसम भी बहुत ख़राब हो रहा है, वाईफाई का इशू ना हो जाए, इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि ये क्लास आपकी हो जाए। आप लोग इस बार अपने से खूब अच्छे से पढ़ाई करिए, जितनी हेल्प मेरी तरफ से हो पाएगी मैं करने का पूर्ण प्रयास करूँगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।